हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और अपना जो चैप्टर चल रहा है आपका EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आज अपन इसी को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम इसमें एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके कंपटीशन लेवल पे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IIT लेवल है, नीट लेवल है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है ना। तो आप ऐसा समझो कि दुनिया का कोई भी वायर ऐसा नहीं है जिसमें रजिस्टेंस ना हो। दुनिया का कोई भी ऐसा वायर नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। आप ऐसे समझो कि इंडक्टर के बारे में हमने इससे पहले बताया हुआ है। इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने एक अलग डिवाइस बताया था, इंडक्टर। तो अपने पास हमने बताया था तीन चीज़ें हो गई। एक तो रेजिस्टेंस हो गया था, रजिस्टर हो गया था। रजिस्टर की क्या होती है? रेजिस्टेंस, कैपिटल R। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर। कैपेसिटर की क्या होती है? कैपेसिटेंस, कैपिटल C। फिर हमने यहाँ बताया आपको इंडक्टर, और इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है कैपिटल L। ओके, तो RCL तीन ये एलिमेंट हो गए आपके, और ये हर डिवाइस में आपको मिल जाएंगे, हर छोटे से छोटे डिवाइस में आपको मिल जाएंगे। और रजिस्टर, कैपेसिटर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा चार्जर भी अगर आप फोड़ के देखोगे तो उसके अंदर एक छोटी सी प्लेट निकलती है। उस प्लेट में जो छोटे छोटे कैप्सूल से लगे होते हैं उनमें कोई रजिस्टर होगा, कोई कैपेसिटर होगा। ओके, बड़ी बड़ी चीज़ों की प्लेट्स निकालोगे ना तो उसमें आपको इंडक्टर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? इंडक्टर। इंडक्टर कुछ खास नहीं होता, कोई वायर का स्प्रिंग जैसा होता है। क्या होता है? स्प्रिंग जैसा होता है, वो हो गया आपका इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। और कैपेसिटर के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ करंट इन सीरीज RL सर्किट। RL सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी हो और रजिस्टर भी हो, उसमें करंट का ग्रोथ कैसे होगा? करंट का ग्रोथ कैसे होगा ऐसे समझो। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि सपोज दैट ये कोई आपका क्या है? इंडक्टर है, ठीक है ना। ये क्या है? कोई इंडक्टर है। ओके, ये इंडक्टर है, और यहाँ इससे आगे हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ लिया। जोड़ क्या लिया? रेजिस्टेंस तो होता ही, हर वायर में रेजिस्टेंस होता है। तो ये हो गया आपका R और ये हो गया आपका L, ठीक है ना। और इसमें हमने एक बैटरी ऐड कर दी, इसमें बैटरी या सेल जो भी आप मानो, हमने एक ऐड कर दी इसमें, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने क्या ले लिया? E ले लिया। हमने क्या कहा था, इसकी जगह हम ऐसा सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल e भी यूज़ करते हैं। अलग अलग बुक में कुछ भी हो सकता है, कैपिटल E हो सकता है, ऐसा सिंबल हो सकता है और स्मॉल e हो सकता है। तो ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है। ओके, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ चाहो तो आप इसमें की लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? की, S। ओके, और यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ पॉइंट डाल दो A, यहाँ पॉइंट डाल दो B, और इसको डाल देते हैं C। ओके, तो यहाँ से करंट फ्लो हो गया। तो कितने टाइम में करंट का टाइम के साथ वेरिएशन क्या है, मतलब कैसे कैसे करंट जो है ना इनमें स्टोर होगा या इनसे फ्लो होगा, जो भी XYZ। तो एक इक्वेशन निकल के आती है, एक इक्वेशन निकल के आती है। हमें यहाँ करंट की इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? करंट की इक्वेशन। अब इसमें देखो, ये टॉपिक जो है ना आगे के क्वेश्चंस के लिए, आगे के चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ऐसी चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे। बस वहाँ फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ हमने DC सोर्स लगाया है। DC सोर्स समझते हो ना, यहाँ हमने DC सोर्स लगाया, वहाँ हम लोग AC सोर्स लगाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट, और ये डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। तो यहाँ हमने बैटरी या सेल जो भी यूज़ किया है उसका EMF कितना है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है, और यहाँ R रेजिस्टेंस है और L इंडक्टेंस है। तो इसमें करंट की इक्वेशन क्या आएगी? तो हमने क्या था कि भाई इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हम आपको बताते हैं एकदम सिंपल सा। किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं ना, तो किरचॉफ्स लॉ में क्या बताया आपको कि सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम होता है वो जीरो होता है। सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम होता है वो जीरो होता है। देखो कैसे, जैसे यहाँ हम लोगों ने EMF की बैटरी यूज़ की, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? E हो गया, ठीक है ना। आगे चले, R मिला। अब इधर जा रहे हो आप, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। बताओ भाई,
यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, माइनस आई आर। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, माइनस आई आर। फिर आप यहाँ चले गए तो आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने इंडक्टर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था माइनस डी आई अपॉन डी टी, माइनस डी आई अपॉन डी टी। और इन सब का समेशन कितना होगा, जीरो होगा। इन सब का समेशन कितना होगा, जीरो होगा। तो ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो आगे की चीज़ें आप एकदम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हो। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है करंट फाइंड करना है। देखो इसमें कह रहे हैं ना, ग्रोथ ऑफ करंट इन सीरीज आर एल सर्किट। सीरीज मतलब ये दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये दोनों के दोनों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, अब हमें यहाँ से आई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आई। तो उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, ये वाला टर्म्स उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा भाई, ये प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये प्लस का। या आप दूसरे तरीके से, यहाँ किरचॉफ का लॉ हमने लगाया तो थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि जो हमने आपको 6 चैप्टर में किरचॉफ लॉ बताया था वो कुछ अलग ही बताया था, ठीक है ना। ऐसे समझो, जो आई और आर की मल्टीप्लाई होते थे वो हम दूसरी साइड रखते थे, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होते थे वो हम अलग साइड रखते थे, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो, हमने वहाँ ये बताया था कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो वहाँ आई और आर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है। ये तब होगा जब आप इसको आई आर को यहाँ रखोगे। ये कब होगा, जब आप आई आर को यहाँ रखोगे। एक साइड आई आर होते थे, आई और आर के मल्टीप्लाई, और एक साइड पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं। अब ये अगर इधर आएगा तो माइनस का ही होगा ना। तो अगर थोड़ा सा भी माइंड अगर आप लगाते हो ना तो चीज़ एक ही है, ठीक है ना। बोलो भाई, ओके। चलो फिर इसके बाद अपन ने क्या करना है कि हमें आई निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, ठीक है। ये उधर जाएगा, प्लस का हो गया, ये किसका हो गया, एल डी आई अपॉन डी टी। हमें आई चाहिए, हमें क्या चाहिए, आई। तो डी टी का इधर डिवाइड हो रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर दो, ई माइनस आई आर और डी टी। ओके, अब आई, अब इंटीग्रेशन करना है, डी आई है अपने पास क्या है, डी आई, और हमें आई चाहिए, तो इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन तो तभी कर पाओगे, इंटीग्रेशन तो तभी कर पाओगे जब आई वाले टर्म से एक तरफ करोगे। तो ये वाला ब्रैकेट जो है ना अपना, वो डिवाइड में आ जाएगा इधर, और ये एल उधर चला जाएगा, 1/L dt। अब इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन आता है क्या आपको, क्यों भाई, 1/L कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आता है क्या आपको, लिमिट क्या होगी, जीरो टाइम पे जीरो करंट, टी टाइम पे आई करंट, टी टाइम पे करंट कितना, आई। अब यहाँ देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो भाई यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी हम कुछ दिनों बाद मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें मैं यही बताऊँगा कि मैथमेटिक्स को फिजिक्स में कैसे यूज़ करना है, मैथमेटिक्स को फिजिक्स में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊँगा। और आरबीएससी का सिलेबस भी कम हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया कि कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। सीबीएसई का आ चुका है, सीबीएसई का मैं बता दूंगा आपको 1-2 दिन में, ओके, कौन कौन से टॉपिक हटा दें। यूपी बोर्ड के मैंने बता दिए हैं कि यूपी बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए, ओके। और ये टॉपिक आई थिंक किसी बोर्ड में नहीं होगा, सीबीएसई में शायद हो तो हो, लेकिन ये आरबीएससी और यूपी बोर्ड में नहीं है। ये मैं आपको कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ, अच्छा टॉपिक है और इजी भी है, बहुत कुछ हार्ड नहीं है, यहाँ तक आप समझ गए होगे। फिर अपन ने क्या करना आगे चल के, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ देखो डी आई है, आई है, मतलब आई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे अपना आई है, और आई की पावर कितनी है, 1 है, तो 1/x का फॉर्म बनेगा यहाँ पे, और 1/x का इंटीग्रेशन होता था log x, क्या होता था, log x। वैसे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log e माइनस आई आर, ओके। अब यहाँ एक प्रॉब्लम और आएगी, ध्यान देना। क्या प्रॉब्लम आएगी पता है क्या, आई के कॉफिशिएंट का डिवाइड होता है, तो आई का कॉफिशिएंट क्या है, -r, तो -r का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और लिमिट कितनी होगी यहाँ पे, लिमिट होगी 0 to i। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और लिमिट हो जाएगी 0 से t,
ओके, ये एल है, ये क्या है, एल है, इंडक्टेंस है, क्या है ये, इंडक्टेंस है, ठीक है ऐसे। अब यहाँ देखो लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करना आता है क्या आपको, लिमिट अप्लाई करोगे ना तो माइनस के 1/r, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब आई के प्लेस पे क्या रखोगे, आई, तो हो जाएगा log e माइनस आई आर, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब आई के प्लेस पे क्या रखोगे, जीरो, जब यहाँ जीरो रखोगे तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो e माइनस जीरो ई बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा log e, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा t माइनस जीरो। अब ये माइनस और r का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लॉग में माइनस वाले किस में आ जाएंगे, डिवाइड में, लॉग में माइनस वाले किस में आ जाएंगे भाई, डिवाइड में, ऐसे, ओके, और यहाँ हो जाएगा माइनस के RT/L। यहाँ बेस में कुछ नहीं होता तो वहाँ बेस में हम क्या मानते हैं, ई मानते हैं, तो जब हम यहाँ से ये लॉग रिमूव करेंगे, लॉग हटाएंगे, लॉग हटाएंगे तो ये ई की पावर में ये सब आ जाएगा। ये रूल होता है लॉग का, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है तो आप इस रूल्स को बहुत अच्छे से समझ गए होगे। क्या किया आपने, लॉग हटाया तो ये जो ई है ना वो ई की पावर में ये सारा आ जाता है, ठीक है ना। फिर ये वाला ई डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई माइनस आई आर इजक्वल टू ई, और ई पावर आर माइनस RT/L। ये वाला टर्म इधर लेके आओ, और ये वाला उधर ले जाओ, प्लस का हो गया, ई कॉमन ले लो यहाँ से, हमें आई चाहिए तो आर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ से ई कॉमन ले लो तो E/R, ई कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा कि 1 माइनस e⁻ माइनस RT/L। ये है आपका आई का इक्वेशन। ये जो LR सर्किट है ना, ये कौन सी सर्किट है, LR सर्किट है, और इस LR सर्किट में ये आई का ग्रोथ वाला इक्वेशन है। ग्रोथ का मतलब समझते हो, जब हम इनिशियली इसको यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें करंट का ग्रोथ कैसे होगा, करंट बढ़ेगा कैसे, करंट बढ़ेगा कैसे, तो करंट ऐसे बढ़ेगा, करंट ऐसे बढ़ेगा, समझ गए ना। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के, आप इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको सेव कर लो, ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से, वीडियो को पॉज करके। अब इसमें देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ओके, तो थोड़ा और आगे चलोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये करंट इक्वेशन हमने आप फाइंड कर ही ली है, और इस करंट इक्वेशन में जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको R/L दिख रहा है, R/L ना छोड़ लेके हम L/R माने, L/R देखें तो क्वांटिटी है ना L/R इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट एंड इट इज डिनोटेड बाई टॉ। कुछ लोग इसको लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी कर लो, एक ही चीज़ है, सिंबल ही तो यूज़ करना है। तो लैम्डा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, L/R, लैम्डा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, L/R, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अगर हम कुछ थोड़ा और स्टडी करें, हम लोगों ने सर्किट कैसा बनाया था, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका इंडक्टर हो गया, और यहाँ हम लोगों ने बैटरी लगाई थी, यहाँ हम लोगों ने एक की भी लगाई थी, ठीक है, B पॉइंट, A पॉइंट, C पॉइंट। अगर हम t इजक्वल टू 0 लें, t इजक्वल टू कितना लें, 0, यहाँ रखो 0, 0 रखोगे, ये पूरा 0, e की पावर 0, e की पावर 0 मीन्स 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 यहाँ हो जाएगा, 1 माइनस 1 कट के 0, मतलब करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। मतलब जब हमने जैसे यहाँ इसको क्लोज किया ही होता है उस समय इंडक्टर में करंट 0 होता है, करंट क्या होता है, 0 होता है। ऐसी सिचुएशन में ये जो इंडक्टर है वो इन्फानाइट रेजिस्टेंस मान लिया जाता है कि भाई इन्फानाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए वहाँ से करंट पास आउट नहीं हो रहा है। और ऐसे समझो कि यहाँ से जो सर्किट है ये ऐसा प्रतीत होता है कि भाई जो ओपन सर्किट है, मतलब यहाँ से आगे करंट जा ही नहीं रहा, ठीक है ना। कब, जब t इजक्वल टू 0, ऐसी सिचुएशन में करंट 0 हो गया। सेकंड सिचुएशन की बात करें कि लैम्डा अगर t इजक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए, t इजक्वल टू क्या हो जाए, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बाद अगर हम देखें, इसको क्लोज करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम बाद देखें, जैसे मान लो अभी हमने क्लोज कर दिया 2, 2.5, 4 घंटे बाद देखें, ऐसा होता नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता, फिर भी हम मान लें कि भाई कुछ देर बाद देखें तो क्या होगा, तो हमने इन्फिनिटी टाइम ले लिया,
जब आप यहाँ इन्फिनिटी रखोगे ना तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो ओवरऑल i की वैल्यू कितनी बचेगी, i की वैल्यू बचेगी e बाई आर। i की वैल्यू क्या बचेगी, e बाई आर। और ये p की वैल्यू है, e बाई आर क्या है, p की वैल्यू है। सॉरी, I0 जो है ना वो है क्या, आपकी P की वैल्यू है E बाई आर, E बाई आर। ओके, तो अब इसमें देखो ये E बाई आर हो गई, E बाई आर क्या है आपकी P की वैल्यू। ये जो ग्राफ बनाया है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये P की वैल्यू, ये ग्राफ है आपका वेरिएशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू I, मतलब I और टाइम के रिस्पेक्ट में जो उसके साथ जो वेरिएशन है आपका करंट का, वो ये ग्राफ है, ठीक है ना। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी लोगे तो i की वैल्यू ये आएगी। अब इसमें देखो टाइम कांस्टेंट तुम्हें बता ही दिया हमने, टाइम कांस्टेंट क्या बताया हमने आपको, लैम्डा मान लो, टॉ मान लो, ये होता है आपका L बाई आर, ठीक है ना, L बाई आर। ये वो टाइम है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये वो टाइम है, इतने टाइम में ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो लगभग अप टू 63% ग्रोथ कर चुकी होती है। किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू। चेक करते हैं, देखो कैसे, यहाँ देखो t है ना, t के प्लेस पे क्या पुट कर दो आप, t के प्लेस पे आप पुट कर दो 1 माइनस आर वाई एल है, t के प्लेस पे पुट कर दो L बाई आर। ओके, तो R कैंसिल आउट हो जाएगा, L कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1 माइनस ई टू दी पावर -1, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा E बाई आर और 1 माइनस 1 अपॉन ई। और आपको हम बता दें कि जो E की वैल्यू होती है वो होती है 2.718, ठीक है ना। जो E की वैल्यू क्या होती है 2.718, ये रटनी पड़ेगी आपको, ये इसकी फिक्स वैल्यू है, जैसे पाई की वैल्यू होती है ना 3.114 वैसे ही। तो अब इसको सॉर्ट आउट करोगे ना तो जानते हो कितना बचेगा, ये बचेगा लगभग 0.63। इसको सॉर्ट आउट करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये बच जाएगा आपका 0.63। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करोगे ना तो 63% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63%। और ये पी की वैल्यू होती है, तो I इक्वल टू I0 इंटू 0.63। ओके, मीन क्या हुआ इसका, मीन ये हुआ कि ये जो टाइम कांस्टेंट है ना, ये टाइम कांस्टेंट वो टाइम माना जाता है जितने टाइम में जो करंट है वो इस सर्किट में अप टू, मतलब लगभग 63% से 63% तक ग्रोथ कर चुका होता है। समझ गए ना। या फिर हम कह सकते हैं कि 0.63 टाइम्स पीक वैल्यू, वो पीक वैल्यू का कितना होता है 0.63 टाइम्स होता है। ओके, इतने टाइम में। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट कर लो जल्दी से।